हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं 1 और 2 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। आज का सेशन लाइव नहीं हो पाया कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो ये सेशन रिकॉर्डेड सेशन है, तो इसको ध्यान से देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला करंट अफेयर के साथ। किसी चुनाव से पहले लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता कब से लागू होती है? When does the model code of conduct come into force before an election come into force? कह रहा है कि एक आचार संहिता होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो कब लागू होती है, उसका क्या समय होता है फिक्स, ये मुझे आपको बताना है कमेंट करके। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? इस सवाल का उत्तर क्या होगा आप जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो इसका देखिए, चुनाव से 1 महीने पहले, चुनाव की तारीखों घोषणा के बाद, राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तारीख पर, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट का क्या काम है, ये होता क्या है? आचार संहिता। आचार संहिता जब लागू हो जाता है तो सरकार, जो भी सरकार रहती है सत्ता में, जो भी सरकार रहती है, वो कुछ भी योजना नहीं ला सकती है। तो ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि इलेक्शन टाइम आ गया तो सरकार जनता को लुभाने के लिए कुछ योजना ला देते, इस तरह से चीज नहीं होती। कोई भी सरकारी, कहने का मतलब सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं होगा। ओके। और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि इलेक्शन फेयर इलेक्शन हो पाए। कोड ऑफ कंडक्ट का यही काम है। अगर हम बात करें सबसे पहले 1960 के केरला विधानसभा में, एलएस मतलब लेजिस्लेचर असेंबली होगा, ठीक है। ठीक है, केरल के लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे पहले हुआ था 1960 में, केरला में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें। ओके। तो उसके बाद फिर अगर हम बात करेंगे 1967 के बाद लोकसभा और फिर विधानसभा, सब जगह ये चीज लागू होने लगा, ठीक है, 1967 के बाद। अभी इसलिए मैं इस सवाल को बताया क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाला है 4-5 राज्यों में, तो वहां पर ये चीज का जिक्र होगा। अगर हम बात कर लेंगे थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन की, ये होता है, बता दो, मैं आपको बताता हूँ। जब भी चुनाव का डेट होता है फिक्स कि इस डेट को चुनाव होगा, जिस दिन हो गया फिक्स उस दिन से ही ये चीज लागू होता है, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, जब अनाउंसमेंट हुआ था इलेक्शन डेट का तो उस समय कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। बात करेंगे इलेक्शन कमीशन, मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल नंबर 3 to 4 कहता है कि एक निर्वाचन आयोग होगा, एक निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है, तो बात करेंगे अभी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है। आपको बताना है चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है। चीफ इलेक्शन कमीशन अगर हम बात करेंगे अभी का, सुनील अरोड़ा। जैसे फर्स्ट सुकुमार सेन। चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो 6 और 65 ईयर तक उनका कार्यकाल है। चाहे तो 6 साल तक रहेंगे या 65 ईयर अगर हो जाए उनका तो वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन का, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का स्थापना हुआ था। ओके। अगर हम बात करेंगे, इसलिए इस दिन मनाया जाता है वोटर्स डे, नेशनल मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल में ही मनाया गया जनवरी के समय में, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। और क्या ऐसा हो सकता है? 61 अमेंडमेंट आया 1989, तो क्या हुआ कि वोट देने की जो उम्र थी 21 से 18 किया गया। तो देख सकते हैं 24 कहता भैया कि एक चुनाव आयोग होगा जिसका काम होगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, इंडिपेंडेंट बॉडीज होगी। ठीक है, जैसे कि ओके। फिर 325 क्या कहता है? 325 कहता है कि चुनाव आयोग का काम होगा कि इलेक्टोरल जो रोल्स होते हैं, जो मतदाता सूची होता है, उसमें नाम डालना नए नए वोटरों का, और बिना भेदभाव किए
उसमें कोई भी ग्राउंड पे भेदभाव नहीं करना है, ना ही रेस पे, ना ही कास्ट पे, ना ही सेक्स पे, इसमें पे भेदभाव नहीं करना है। 326 क्या बोलता है भैया कि राइट टू वोट है, मतलब सबको वोट दीजिए, जो भी 18 साल का उम्र हो गया उनको वोट देने का ये चीज दिया जाए। 27 क्या बोलता है 327 कि इलेक्शन किस तरह से करना है उसके लिए आप रूल्स बनाइए। 327 नंबर बोलता है कि उस तरह से लॉ बनाइए किस तरह से इलेक्शन हो। ओके, ये सब सारी चीजें हैं। 328 कहता है कि जो स्टेट असेंबली है, जो विधानसभा है, वो भी लोकल इलेक्शन जैसे होता है, जो भी इलेक्शन लोकल राज्य के अंदर, उस पर भी वो रूल्स बना सकता है। ऊपर में क्या था, ऊपर में था कि संसद बना सकती है, जैसे सेंट्रल लेवल पर जो इलेक्शन हो। नीचे में क्या है, पहले संसद बनाएंगे, नीचे में क्या है, स्टेट बना सकती है। ओके, ये है स्पेशल बॉडी फॉर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। डिलिमिटेशन क्या हुआ, जो भी विधानसभा है उनके सीमाओं का परिवर्तन, नामों में सब सारी चीजें। डिलिमिटेशन क्या है कि इतना से इतना तक दूरी तक के ये विधानसभा ये काम आर्टिकल नंबर 329 के अंदर बताया गया। रिजर्वेशन बताया गया SC का 330 के अंदर। तो ये सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जो मैंने आपको इसमें करवा दिए। हो सकता है आपका कभी एग्जाम में सब सारी चीज आ जाए तो आप लोग कर पाएगा। वेस्ट बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, केरला में, और अगर बात करते हैं पौंडीचेरी में, ये सारे जगह आपका चुनाव होने वाला है। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि कहाँ का कितने विधानसभा की सीटें हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में 294 सीटें, असम में 126 है। इन चीजों को आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला और ये हमारा पुडुचेरी में कितने कितने विधानसभा की सीटें हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल कर चलते हैं। भारत में किस मंत्रालय द्वारा सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया जा रहा है? Which ministry of the government of India is organizing the सरस मेला 2021? सरस मेला का आयोजन होने वाला है, बता दो, ये नोएडा में होने वाला है। ओके, कहाँ होने वाला है? नोएडा यूपी में। ये होने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा होने वाला है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सरस आजीविका मेला क्या है, इस चीज को आप लोगों को मैं अगर बताऊं तो देखिए, सरस आजीविका मेला एक इनिशिएटिव है। आप समझ लीजिए चीजों को, नीचे हिंदी पढ़ लीजिएगा, मैं ऊपर इंग्लिश पढ़ बता देता हूं आपको। जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत में आता है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? जितने भी रूरल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, गांव में स्वयं सहायता समूह चलता है महिलाओं का, उसको सपोर्ट करना। इस चीज के लिए एक प्लेटफॉर्म के अंदर उसको लाना, उनके जो स्किल्स हैं वो अपना प्रोडक्ट्स को, जैसे उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको बेचना, उनको एक बड़े बड़े जो खरीदने वाले होते हैं वायर्स, उससे लिंकेज करना, तब उनको आजीविका सही से हो पाएगा। इसका काम यही है। आप समझ सकते हो कि क्या डिमांड है अर्बन कस्टमर का, उनका क्या टेस्ट है सामान को लेके। तो उस तरह से नेशनल लेवल का चीजों, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो वुमेन है उनको इस तरह से चीजों को, डिमांड को फुलफिल करने के लिए उनको ट्रेंड किया जाए, इस तरह उनका स्किल को शो किया जाए। जैसे भाई कोई सामान बनाती है तो सामान का इस तरह से किया जाए कि वो जो अर्बन कस्टमर है वो चीजों को खरीद पाए। ओके, आप समझ सकते हो कि ये क्या है। ओके, देखो, ए लैब परफॉर्मेंस बाय ऑल SSG वुमेन म्यूजिकल ट्रूप्स, चेंदामेलन फ्रॉम केरला, घूमर फ्रॉम राजस्थान, ट्राइबल डांस एंड नुक्कड़ नाटक फ्रॉम झारखंड, चेराव बम्बू डांस फ्रॉम मिजोरम एंड गिड्डा फ्रॉम पंजाब विल बी शो। ये जो होने वाला आजीविका मेला, उसमें कुछ महिलाएं परफॉर्म करेगी अपना नृत्य। वो आप देख सकते हो, केरला में चेंदा मेलम है, राजस्थान का घूमर, नुक्कड़ नाटक जो है, ट्राइबल डांस झारखंड का, इस बम्बू डांस मिजोरम, गीडा पंजाब का, ये सारे वहां पे होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात कर लेंगे ये सरस आजीविका मेला रूरल डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट हुआ है। 26 तारीख से चलेगा 7 मार्च तक, न्यू दिल्ली में चलेगा, अभी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, नोएडा की बात करते हैं, नोएडा में स्टार्ट होने वाला है। ओके, नोएडा का कुछ भाग दिल्ली में, कुछ भाग आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, अब देखिए, एन एग्जीबिशन एंड सेल्स ऑफ हैंडक्राफ्ट, एग्जीबिशन होने वाला है, जो भी हैंडक्राफ्टेड रूरल प्रोडक्ट है
उस चीज को जो वुमेन सेल्फ ग्रुप बना है उसका एग्जीबिशन लगने वाला, प्रदर्शनी लगने वाला है कि लोग उसको अट्रैक्ट हो पाए, चीजें सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया, आपको ये चीज बताना है। अब मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों को, यहाँ पर कौन है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अगर बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। और है किसी चीज का आपको ध्यान में होना चाहिए, कृषि कल्याण मंत्रालय, नरेंद्र सिंह तोमर। वेलफेयर बोल रहा है, तो वेलफेयर आपको पता होना चाहिए कौन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कौन है, आपको मुझे आपको कमेंट करके बताना है। ओके, चलिए। एमएसएमई मैंने बताया था नितिन गडकरी, एमएसएमई की अगर बात करें तो ये है नितिन गडकरी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय मैंने बताया बहुत बार नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी एक और चीज का है, ये आपको बताना है। नितिन गडकरी एक और चीज के हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है। नितिन गडकरी की एक और चीज के वो मंत्री हैं, वो आपको बताना है। वो है रोड मंत्री। क्या है? रोड मंत्री। ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि रोड मंत्री कौन है, तो हमारे नितिन गडकरी। तो ये सारे जितने भी मिनिस्ट्री हैं ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो क्या होगा कि ये सारे सवाल अगर एग्जाम में आप आ जाए तो आप वहां पर से कर पाए सही से, क्योंकि कभी कभी मिनिस्ट्री से सवाल आ जाता है, मतलब मैच द फॉलोइंग करके, तो वहां पर आप लोग बना पाइएगा सही से, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। एमएसएमई और रोड मंत्रालय कौन है? तो आप देख सकते हो कि हमारे नितिन गडकरी हैं। और हम बात कर लें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कौन है? इसको अगर आपको बताना है कमेंट करके, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। मैंने बताया इसको बहुत बार, मैंने बताया बहुत बार, हर्षवर्धन। ठीक है, ध्यान रखिए, हर्षवर्धन। मैं सारी चीज बता चुका हूँ, तो कुछ कुछ चीज आप लोगों को भी कमेंट करके बताते आना है। ओके, लाइव सेशन रहता तो चीजों को हम सही से कर पाते, लेकिन रिकॉर्डेड सेशन में मुझे भी उतना मजा नहीं आता है। अब देखिए, हु हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेबल टेनिस फेडरेशन, किससे इलेक्टेड किया गया है? भारतीय टेबल टेनिस महासंघ, टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? बस आपको इतना ही बताना है इसके अंदर, ये सवाल इतना ही है। ये दुष्यंत चौटाला एमपी हैं, इन्हें चुना गया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। ओके, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, टेबल टेनिस में एक बहुत ही बड़ा नाम आता है, जो नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है, मानिका बत्रा। मानिका बत्रा नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है, मानिका बत्रा। आपको ये ध्यान में होना चाहिए। ओके, मैं लिखता हूँ उस नाम को, कभी अगर आप एग्जाम में आए कौन से खेल से संबंधित है मानिका बत्रा, तो ये आपको बताना है टेबल टेनिस चैंपियनशिप। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला इन्हें भी, आपको ध्यान में होना चाहिए मानिका बत्रा को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सवाल इतना ही छोटा था। Recently, who has been announced to be awarded with the CERAWIC Global Energy and Environmental Leadership Award? अवार्ड मिलने वाला है सेराविक ग्लोबल एनर्जी का, वो किससे मिलने वाला है बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ये वार्षिक ऊर्जा सम्मेलन एक तरह से होता है, एक तरह समझिए कि एक वर्ल्ड लेवल पे एक बार बार ईयरली ऊर्जा सम्मेलन होता है। ये मिलने वाला है नरेंद्र मोदी को, ध्यान में रखिए, नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। ये जो सम्मेलन होगा इसमें नरेंद्र मोदी भाग भी लेने वाले हैं। ये वर्चुअल होगा, ध्यान रखिए, ये वर्चुअल होने वाला है। ओके, ना कि मतलब आपका ये जो होने वाला है, अगर हम बात करेंगे ये होने वाला है यूएसए के अंदर। ठीक है, यूएसए के अंदर होने वाला, ह्यूस्टन में, ह्यूस्टन जहां हुआ था हॉडी मोडी, वहीं पे होने वाला ह्यूस्टन के अंदर। तो ये वर्चुअली होगा, आपको ध्यान रखिए, सब कुछ वर्चुअली होगा। देख सकते हो मोदी जी हैं, गेट ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड 2021 इनको मिलने वाला है। अगर हम बात कर लें, जब एनर्जी की बात आ गया तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स एक होता है हर साल,
तो 2020 में अगर टॉप कंट्री की बात करते हैं तो वो स्वीडन है। सबसे ज्यादा यहाँ पर एनर्जी की बात करेंगे तो स्वीडन है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये लॉन्च किया था किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो स्वीडन सबसे टॉप पे है और इंडिया का स्थान अगर मानते हैं तो 74। इंडिया 74वें स्थान पे है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर में। आपको ये ध्यान में होना चाहिए 2020 की अगर ये बात करते हैं तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दीपक कुमार who won a silver medal at the 72nd Stanza Memorial is associated with which sport? एक 72वां स्टैंजा मेमोरियल हुआ है, उसमें दीपक कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। तो दीपक कुमार किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि 72nd स्टैंजा मेमोरियल जो हुआ, अगर हम बात करेंगे, ये हुआ है बुल्गारिया के अंदर और ये एक तरह से बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। ओके, बॉक्सिंग चैंपियनशिप है। तो इसमें बुल्गारिया के प्लेयर ने गोल्ड जीता है और इंडिया के जो प्लेयर हैं, तो इसमें तो ध्यान हमें आया कि बॉक्सिंग संबंधित है तो कंफर्म हो गया। और इसमें दीपक कुमार है जिन्होंने सिल्वर लाया है इंडिया की तरफ से। ओके, ये आपको जानना था। यहाँ पे स्टैंजा मेमोरियल अवार्ड था, देख दीपक कुमार जी है। आपको सोफिया के बुल्गारिया में हुआ है। ओके, एशियन सिल्वर विनर हैं। ओके, बुल्गारिया के डेनियल एस्नेव ने इनको हराया और डेनियल एस्नोव ने यहाँ पे गोल्ड पाया। ओके, जो 2 बार पहले से गोल्ड ले चुके हैं एस्नोव जी, और ये इनको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर था जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित था। महानदी गोदावरी लिंक हैज बीन अप्रूव्ड रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम इट? नदी जोड़ो परियोजना की अगर बात करते हैं कि नदी जोड़ो परियोजना एक चल रहा है जो, तो इसमें गोदावरी और महानदी नदियों को जोड़ने के लिए, गोदावरी जो कि आपका साउथ इंडिया की तरफ, महानदी जो कि आपका उड़ीसा में है, इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए परियोजना है। तो उस परियोजना का आपको बताना है कि ये इससे कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होगा इस परियोजना के थ्रू, ये आप लोगों को बताना। बहुत ही एक तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन ये रटने वाला नहीं है। आप लोग अगर आप लोगों ने नदी को सही से पढ़ा होगा तो आप लोग चीजों को बता पाइएगा। तो आप लोग बताइए इसको कमेंट करके इस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, ये बहुत ही सिंपल सवाल, अगर आप लोग बता पाइएगा तो ये बहुत ही इजी है। आप लोग एक बार में इसका कमेंट करके बता सकते हैं उत्तर। देखिए मैं क्या बताने वाला हूं कि देखिए महानदी तो उड़ीसा में, ये तो होगा लाभान्वित। अगर बात करें गोदावरी तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तरफ है। झारखंड का कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं, झारखंड इससे लाभान्वित नहीं होगा महानदी और गोदावरी से। महानदी की बात कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा आपके सामने मैप देख सकते हैं। महानदी पे ही हीराकुंड बांध महानदी पर है संबलपुर में। संबलपुर सबसे बड़ी बांध, भारत का सबसे बड़ा डैम हीराकुंड डैम महानदी पे स्थित है। गोदावरी देख सकते हो, कहां से निकला गोदावरी देख सकते हो आप। गोदावरी निकल सकता है तिरंबकम से निकलती है जो कि नासिक में है। नासिक के तिरंबकम से निकलती है, आप देख सकते हो यहाँ पर से गोदावरी, और इस तरह से ये बहते हुए ये वे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। देख सकते हो आपको इसका प्रभाव किस तरह से है, प्रवाह सॉरी। अगर बात कर लेंगे ओके, इस पे ही देखिए राजमुंदरी तो इस पे है, साथ में इस पे गोदावरी पर एक और परियोजना है जायकवाड़ परियोजना। ठीक है, गोदावरी में कौन सा परियोजना है तो जायकवाड़ परियोजना। ये सब प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ये सब कौन सी नदियां हैं तो प्रायद्वीपीय नदियां। ये आप लोग को ध्यान में चाहिए, ये सब प्रायद्वीपीय नदियां हमने पढ़ा था, सॉरी हमने पढ़ा नहीं, अगर हम पढ़ेंगे तो नदियों को दो भाग से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग जो उत्तरी भारत की जो नदियां हैं उनको पढ़ते हैं, जो गंगा की जो हम बात करते हैं, जो सब सहायक नदियां हैं उनको पढ़ते हैं, और ये हो जाएगी प्रायद्वीपीय नदियां। आप चीजों को देख सकते हो, ये सब प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, आपको देख रहा है कावेरी जलप्रपात,
कावेरी जलप्रपात, सॉरी कावेरी नदी है, उस पे एक शिव समुद्र जलप्रपात है, शिव समुद्र जलप्रपात। ओके। अगर बात करेंगे महानदी का, तो ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से आती है। ओके। अगर हम बात करते हैं गोदावरी नदी का, तो भारत, अगर हम बात करें गोदावरी नदी के बारे में सबसे बड़ा खासियत क्या है कि ये सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। भारत से सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा। लेकिन सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, गोदावरी। मैं लिखता हूं। ओके। आप ध्यान में रखिएगा, जो निकलती है कहां से? तो तिरंबकम के नासिक के तिरंबकम से। ओके। अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा कृष्णा नदी का, तो कृष्णा नदी की अगर बात करते हैं सेकंड नंबर सबसे बड़ा नदी है, और ये महाबलेश्वर निकलती है, महाबलेश्वर से। मैं सारा का यहाँ पे कमेंट क्लियर करवा देता हूँ आप लोगों को। महाबलेश्वर। ओके। वहां तिरंबकम हो गया, यहाँ महाबलेश्वर हो गया। कावेरी की बात कर लेते हैं। ताल कावेरी से निकलता है, कावेरी को बोलते हैं दक्षिण की गंगा नदी। ठीक है। और गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा। ठीक है। दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा, ये दोनों में बहुत फर्क है, ये दोनों में बहुत फर्क है। इस चीज को आप लोग को ध्यान। तो कावेरी को बोलते हैं दक्षिण की गंगा, ये दक्षिण मतलब साउथ की गंगा ये है कावेरी नदी। गोदावरी की बात करें तो उसको बोलते हैं दक्षिण गंगा, और गोदावरी सबसे, इसको बोला जाता है एक तरह से, और बहुत ही, कहने का मतलब ये हुआ कि गोदावरी नदी के एक और बहुत ही नाम जाना था, इसको बोला जाता है कि बहुत ही बूढ़ी नदी नाम से, कि ये नदी बहुत ही पुरानी है, बहुत ही बूढ़ी नदी है। ओके। ये आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? रिसेंटली विच vehicles has been launched by ISRO in Brazil Amazonia first। सॉरी ये इंग्लिश में सही से कन्वर्ट नहीं कर पाया मैंने इसको किया, तो लिखा है कि फ्रॉम विच व्हीकल, कह रहा है कि जो अमेजोनिया फर्स्ट जो यान है वो उस किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, ये आपको बताना है। आपके सामने है PSLV C45, PSLV C54, MQ3, PSLV C46। ओके। ये आपको कमेंट में बताना है कौन इस सवाल का उत्तर होगा। तो अगर हम बात करेंगे अमेजोनिया फर्स्ट, ये ब्राजील का एक सैटेलाइट है, तो इसे भेजा गया PSLV C51 के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करें PSLV, ओके, यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं, सही से टाइप नहीं हो पाया है चीजें। PSLV C51, ओके, C51 के द्वारा इसे सतीश धवन सेंटर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। साथ में 18 को सैटेलाइट रहेंगे, साथ में छोटे छोटे सैटेलाइट 18 सैटेलाइट, प्लस में एक ये अमेजोनिया फर्स्ट हो जो ब्राजील का है, इसको लॉन्च किया गया है। ओके। PSLV C51 के साथ। ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, इसरो ने लॉन्च किया है इसको। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को 51 बना लीजिए, यहाँ पे छूट गया था ऑप्शन 54 लिखा गया है, कोई बात नहीं। देख सकते हो कि इसरो फर्स्ट लॉन्च ऑफ 2021 में से पहला ये लॉन्च हुआ है इसरो का, और इसमें ब्राजील का सैटेलाइट है, और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ध्यान, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। किस तरह का सैटेलाइट है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है अमेजोनिया फर्स्ट, जो PSLV 51 के द्वारा कैरियर किया जा रहा है। इसमें 13 सैटेलाइट USA से हैं, और 5 सैटेलाइट हैं जो चेन्नई का स्पेस किड सैटेलाइट है, ठीक है, जो स्टूडेंट द्वारा बनाया गया। तो 13 5 18 1 19 सैटेलाइट पूरा पूरी साथ जा रहा है, ये आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। इसरो अभी तक के 342 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं 34 कंट्री का। ओके। आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। ओके। और ये अमेजोनिया फर्स्ट जो आपको डिफोरेस्टेशन चीजों को, आपको अमेजन रीजन में चीजों को देखा, जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, वृक्षों कटाई हो रहा है, उस चीजों को ध्यान, ये सब देखेगा, ये आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। स्पेस धवन सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हो किस तरह से, ये उसी का ओरिजिनल पिक है, ये देख सकते हो, ये PSLV C51 है। ओके। 4 लेयर इसके अंदर में रहता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिक ऑफिस व्हाट इज द इंडिया GDP इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो थर्ड क्वार्टर है उसमें इंडिया का GDP आपको बताना है कितना है। अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर था अप्रैल से जून तक, अप्रैल मई जून, इस तिमाही में -23 था,
2020 की बात करें, इसमें लॉकडाउन बहुत जबरदस्त रूप से था, तो -23 से जीडीपी का था ग्रोथ। फिर जुलाई से थोड़ा थोड़ा खुलना हुआ स्टार्ट, जुलाई सितंबर पे थोड़ा थोड़ा ये आया -7.5% की जगह पे। फिर हमने देखा कि अक्टूबर से दिसंबर वाला जो थर्ड तिमाही होता है, तो थर्ड तिमाही में हमने देखा कि 0.4% ये पॉजिटिव में आ गया। तो देख सकते हो कि जो इंडिया के जीडीपी जो तीसरे क्वार्टर में वो 0.4% आ गया, मतलब कल कुल मिला के 8% का अगर बात करते हैं, 8% का इसमें ग्रोथ हुआ। अगर पूछ दे कि इतना परसेंट का ग्रोथ हुआ है, इंक्रीजिंग हुआ है, तो 8% का। कितना परसेंट है, तो 0.4% ये बताया गया है नेशनल स्टैटिक ऑफिस के द्वारा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसकी स्थापना रंगाराजन आयोग के द्वारा, रंगाराजन कमेटी की सिफारिश पे वो 2006 में, रंगाराजन कमेटी 2006 के, ठीक है, एनएसओ की स्थापना हुआ, ठीक है। ओके, अगर हम बात करेंगे कि नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड बाय भारत भारती सम्मान 2019 बाय उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। भारत भारती सम्मान जो उत्तर प्रदेश का बहुत ही सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, और ये मिला है डॉक्टर सुरजवाला को। डॉक्टर सुरजवाला को मिला है। डॉक्टर सुरजवाला के एक बुक है कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, ये इनका बुक है। डॉक्टर सुरजवाला को मिला है ये अवार्ड, जिसमें 5 लाख रुपए इनको पुरस्कार मिलेगा। भारत भारती सम्मान, भारत भारती सम्मान, भारत भारती सम्मान मिला है, ये आप लोगों को ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि सरस्वती सम्मान किनको मिला है, तो 29 सरस्वती सम्मान, ये आप लोग ध्यान, ये सब सवाल एग्जाम में आता है। सरस्वती सम्मान जितने अवार्ड मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ यहाँ पर। वासुदेव मोही को, वासुदेव मोही को, ओके, वासुदेव मोही को मिला है। इनका रचना था चेकबुक, एक इनका किताब का नाम था चेकबुक, इसके लिए इनको मिला सरस्वती सम्मान। ओके ओके, ये आप लोग ध्यान होना चाहिए था। तो तानसेन, राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार, राष्ट्रीय तानसेन जो अवार्ड मिला, ये किन्हें मिला, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय तानसेन जो अवार्ड मिला है, ये मिला है पंडित, ठीक है, पंडित सतीश व्यास को मिला है, सतीश व्यास को। ये राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार एमपी सरकार द्वारा दिया जाता है, एमपी सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है, ये आपको ध्यान में बताना है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला मलयालम कवि, आपको पता होना चाहिए, मलयालम कवि नबूंदरी को, अतिकम नंबूदरी को मिला है, ये आप लोग को ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद रखने हैं, एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। रिसेंटली नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है कब, मैंने ये बताया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया गया 28 फरवरी को। इस साल का थीम अगर हम देख लेते हैं, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क, फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क, इस साल का थीम है। ये मनाया जाता है सीवी रमन, अगर हम बात करते हैं सीवी रमन, ओके, इनके ही अगर बात करेंगे, इन्होंने देखिए, अगर बात सीवी रमन की बात करते हैं तो ये वैज्ञानिक थे। अगर हम बात करेंगे, इन्हें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला, पहले इंडियन, अगर हम बात करें, सॉरी, ये पहले फिजिक्स के अंदर में इनको पुरस्कार मिला सीवी रमन को, ठीक है, 1930 के अंदर में, ठीक है। और 1954 में इन्हें मिला है क्या, भारत रत्न, पहले इंडियन जो भारत, जिसे भारत रत्न मिला, ये नोबेल प्राइज 1930 के अंदर, और भारत रत्न 1954 के अंदर सीवी रमन को मिला है रमन प्रभाव के लिए। फिजिक्स में जो मिला नोबेल पुरस्कार वो मिला रमन इफेक्ट के लिए, रमन इफेक्ट के लिए, पढ़िएगा आप लोग रमन इफेक्ट क्या होता है, ओके, रमन इफेक्ट क्या होता है ये आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करेंट अफेयर, ये हमारा आज का करेंट अफेयर था। तो इसमें थीम देख लीजिएगा 28 फरवरी का। तो लाइव सेशन नहीं हो पाया, इसलिए चीज़ों को सही से, मुझे लाइव सेशन में ही चीज़ों को अच्छा लगता है पढ़ाने में, करंट अफेयर को लाइव सेशन में कराया तो अच्छा रहे। तो इसके लिए आज का नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम था तो आज का नहीं हो पाया, इसलिए मैंने रिकॉर्ड डाल दिया है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसका पीडीएफ अवेलेबल होगा, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। फिर हम कल से लाइव सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, कोई भी अब इसमें डिले नहीं होगा, ठीक है। चलिए सेशन को करते हैं समाप्त।